गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे पीछे के हमने चैप्टर में पढ़ा, इसमें आपका जल संसाधन के अंदर भाई किस तरीके से आपका अर्थ के ऊपर हमने देखा भाई किस प्रकार से आपका जल का वितरण फैला हुआ है और किस तरीके से कहाँ इसका भाग कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है। अगर भारत में देखें हम स्वतंत्रता के बाद देखो भारत के अंदर औद्योगिकरण और शहरीकरण का क्या है तेज़ी से विकास हुआ है, विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर उपनिवेशिक काल में देखी जाए तो 11% पॉपुलेशन ही जब अंग्रेज़ों का टाइम था शहरों के अंदर रहती थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, एमएनसीज थे, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैलने लगी। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अवैलंबनीय जल संसाधनों पर भी आपका दबाव बढ़ता गया। उद्योगों को चलाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और साथ में ऊर्जा की आवश्यकता के साथ साथ इनको क्या है पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी शैली जो जीवन था केवल न जल तथा ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं भी और भी गहरी होती गई। यदि आप शहरी आवास समितियों पर या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल आपूर्ति के लिए ये नलकूप स्थापित किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा और इनकी क्या है निरंतर कमी होती जा रही है। भाई वर्तमान में भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आपकी और दूसरी चीज़ों की परेशानी भी वहाँ पर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही, जनसंख्या तो बढ़ रही है और जो आपके संसाधन वो नहीं बढ़ रहे बल्कि उनके ऊपर क्या है दबाव बढ़ता जा रहा है। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की बात की थी। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकता और काफ़ी जल संसाधन है, परंतु वहाँ पर इन क्षेत्रों में जल की दुर्बलता बहुत ही कम है, मतलब दुर्बलता बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो जल है बहुत रेयर चांस देखने को मिलता है। यह दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय भी बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताओं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। जो इनकी सहायक नदियाँ थी वो भी क्या है भी किसी पास में उद्योग के स्थापित होने के कारण जो उनसे निकलने वाला कूड़ा करकट है उसके पानी को प्रदूषित कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक प्रभाव है और हर दिन गहरा होता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन क्या है मानव का वो क्या है खतरे के अंदर है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग की हमें अपने संसाधनों का जो प्रबंधन है वो क्या है, वो संरक्षण क्या है वो खुद ही करना होगा और अपनी आजीविका उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका विनाश होने से हमें उनको बचाना चाहिए। जल संसाधन के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर क्या है बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। आगे क्या कहता है देखो, बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जहाँ पर ये बनाई तो जा रही है, जहाँ पर ये कहा जाता है भाई इससे क्या है जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं आसपास के और पूरे राज्य के लोगों को इससे लाभ होगा, लेकिन वास्तव में इससे ऐसा लाभ नहीं होता है। क्यों? जहाँ पर कोई भी आपका बैराज या आपका कोई बांध बनाया जाता है तो जहाँ पर ये बनाया जाता है वहाँ आसपास की ज़मीन तो जाती ही है, साथ में पेड़ पौधों का नुकसान और उन पेड़ पौधों के अंदर जो जीव जंतु वो की प्रजाति निवास करती है उनका भी उससे वह क्या है विनाश होता है। देखो इसके अंदर क्या कहा है, हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में बता रहा है। जैसे हमने इतिहास के अंदर देखा अभी पुराने समय में किस प्रकार से राजा महाराजा पानी का प्रबंधन करवाते थे और अब जो साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीका है उसमें किस तरह से उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों, मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी
रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। जैसे आपका इंदिरा गांधी कैनाल है, जिससे क्या जो राजस्थान का बहुत ज़्यादा सूखा एरिया था उसको क्या पानी प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन इसके क्या है, अगर हम देखें जो बांध बना रहे हैं या जो नदी परियोजना बना रहे हैं, साथ साथ इसका पॉजिटिव सकारात्मक लाभ होने के साथ साथ क्या है, इसका नकारात्मक या नेगेटिव पहलू भी वहाँ पर मौजूद होता है। प्राचीन भारत में जलकृतियाँ के बारे में क्या कहते हैं, देखो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक सिंगेवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, जो क्या नाम था उसका, श्रृंगवेरा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। यानी कि इस राज्य के समय आपका बड़े स्तर पर बांध, झील और नदी तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कलिंग जो उड़ीसा के अंदर, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। फिर है अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 11वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र के अंदर जल की सप्लाई के लिए हौज खास जो एक विशिष्ट प्रकार का तालाब था वो क्या था, बनवाया था। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, जैसे आपका चित्र के अंदर दिया गया हीराकुंड डैम कहाँ भैया, उड़ीसा के अंदर है, ये महानदी पर है, बनाया हुआ है। आगे क्या कहता देखो, भाई बांध क्या है और क्या वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियां और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे सिंचाई की खेती के लिए उपलब्ध करवाते हैं। देखो जो हम बांध बनाते हैं, जो वहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न किए हुए पानी जो बच जाता है उससे उसको क्या है, कृषि के क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्रों में छोड़कर भी उससे क्या आपका लाभ कमाया जा सकता है। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन भी है। यानी आज जो बांध बनाए जा रहे हैं उसका क्या बहुउद्देश्य है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है वो, जिसे एक चीज़ न बनाकर आपकी क्या है बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे प्राप्त की जा रही हैं और दूसरी चीज़ें को भी उसके अंदर क्या है उससे चलाया जा रहा है, उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल को अनेक उपयोगों में उसे अनेक उपयोग किए जा रहे हैं या अनेक उपयोगों के लिए समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार आपका महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना भी जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों का काम कर रही है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। अभी बांध क्या आपका देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक डलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है, और बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। इसका वर्गीकरण किया गया है, देखो इसके अंदर जैसे संरचना के आधार पर आपके बांटा गया इनको। एक तो क्या है, लकड़ी के बांध, तट बांध या पक्का बांध, दो प्रकार इसके। फिर ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके बड़े बांध भी मुख्य बांध और फिर आपका नीचे या मध्यम में, इन कैटेगरियों में इसको क्या है बांटा गया है। आगे क्या कहता देखो, जैसे हमने पढ़ा इसके बारे में यहाँ पर। स्वतंत्रता के बाद जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, हमारी पॉपुलेशन जो क्या थी 35 करोड़ थी। अभी देश आज़ाद होने के बाद इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए क्या आपकी हमारे पास क्या होना चाहिए, सरप्लस फूड होना चाहिए। लेकिन सरप्लस फूड के लिए, खेती के लिए, उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को
उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश की विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि जो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था, भाई जो आपके बांध है, डैम है, वो क्या आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समुचित रूप से विकास करेगी। यानी कि क्या है, परस्पर आपस में मिलकर क्या उनका विकास होगा, अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और आपका नगरीय अर्थव्यवस्था। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों के कारणों से परिनिरीक्षण और विरोधों के विषय बन गए हैं, क्योंकि इसमें क्या कहता है, देखो आगे, नदियों पर बांध बनाने, उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों के टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने वाली ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और कालांतर वे अपघटित हो जाती हैं, यानी कि कुछ समय के बाद वो क्या बिल्कुल वहाँ से समाप्त हो जाती हैं। इसके अंदर हमने ये देखा। आगे देखो क्या कहता है, जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उनके अनुसार कारण भी आसपास के क्षेत्र पर क्या आपका बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बड़े बांध, नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आपका और टिहरी बांध जो आपका उत्तराखंड के अंदर है, मुख्य आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजना का विरोध मुख्य तौर से स्थानीय समुदायों के वृहत स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों की इन परियोजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा तो इनका लाभ भी किन्हें मिल रहा है, इनका लाभ शायद बड़े जमींदारों और आपके बड़े किसानों या उद्योगपतियों को मिल रहा है। क्या जो उस क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति रहता है, मान लो जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्या उसको उसका लाभ मिल रहा है? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। आगे क्या कहता देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। जो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया आपका ये गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध के विरोध में, नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर। मूल रूप से यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर भी केंद्रित था। हाल ही में इन आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार के संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया। क्यों सरकार जो किसी क्षेत्र में जो डैम बना रही है वहाँ जो रहने वाली जनजाति है, जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर सरकार वहाँ पर डैम बना रही है तो सरकार को ये भी चाहिए कि भाई जो लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको दूसरे क्षेत्रों में बसाया जाए, क्योंकि अगर एक परियोजना के लिए सरकार हजारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर सकती है तो इन जो गरीब जनजाति हैं, जो लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार क्यों खर्च नहीं करती? वहाँ भी सरकार को क्या है, पैसे खर्च करने चाहिए। आगे क्या कहता देखो, लोगों ने सोचा कि यहाँ यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का सुख स्वीकार किया, यह विश्वास करके सिंचाई के प्रसार में वे माला माल हो जाएंगे। अगर हमारा विस्थापन भी हो रहा, चलो कोई बात नहीं, जो हमें इस क्षेत्र में पानी मिलेगा उससे अच्छी खेती होगी और हमारी जो स्थिति है क्या है और भी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगी। लेकिन पराय हिंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश की कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया? भाई ऐसा क्यों है? या तो सबको मिले या फिर आपका किसी को भी ना मिले। आगे क्या कहता देखो, जो ये परियोजनाएं हैं आपकी आगे वाले मैप में, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जैसे ये बता रखा आपका, क्या आप जानते हैं, ये आगे वाले वीडियो में करेंगे, यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा।